हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग जानते हैं हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये साइंस के सभी चैप्टर्स के जो एनसीईआरटीज के क्वेश्चन होते हैं ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हम लोग पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं और अप्रॉक्सीमेट 500 के करीब ये क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे तरंग गति की। जितने भी आज के हमारे पास क्वेश्चन हैं वो सारे तरंग गति के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इसमें, दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, किससे परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से, है ना। दीर्घ रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, बेतार के तार का संपर्क, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? आयनोस्फीयर के द्वारा। किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो आयनोस्फीयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में जो स्तर उत्तरदायी है वह है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह है। कौन सा मंडल उत्तरदायी है? तो आयन मंडल उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। वह तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, कौन सी तरंगे हैं वे? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्मिक किरणें कैसी होती हैं? कॉस्मिक किरणें क्या है? तो वो क्या है? आवेशित कण है। जो कॉस्मिक किरणें हैं वो क्या है? वो आवेशित कण है। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है। यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है उसमें पूछा है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है। तो क्या कथन है ऐसा जो कि सही नहीं है? वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। जो कॉस्मिक किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं, है ना। इसीलिए ये कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कहा जाता है उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों को। एक्स किरणों के द्वारा ही क्रिस्टल की संरचना को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है। एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है किसका? मतलब कि उस राडार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का। किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य होती है। क्या होती है? 10⁻⁷ m। 10⁻⁷m, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रात्रि दृष्टि उपकरणों में उपयोग किया जाता है। रात्रि के जो जितने दृष्टि उपकरण होते हैं ना उनमें किसका, कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का। रात्रि दृष्टि के जितने भी उपकरण होते हैं उसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, कौन सी तरंगे हैं दूर संचार के लिए प्रयुक्त? माइक्रोवेव, है ना। दूर के संचार के लिए जो तरंगें प्रयुक्त होती हैं वो कौन सी होती हैं? माइक्रोवेव तरंगें प्रयुक्त होती हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, कितना होता है? तो 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। कितना? 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य, है ना। नेक्स्ट है हमारा, आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है। जो आंतों का रोग हो जाता है ना उसके निदान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। एक्स किरणों का जो उपयोग है वो आंतों के रोगों के निदान के लिए किया जाता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सिटी स्कैन करने में क्या प्रयोग में लाई जाती हैं? तो जो एक्स किरणें हैं वो सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, है ना। तो ये जो काफ़ी जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। और खासतौर पर ये वाला जो है, सिटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? एसएससी जीडी में, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में और वनडे वाले जितने भी कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ध्वनि, है ना। तो ध्वनि को भी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं, ओके। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जल, दूसरा इस्पात तथा तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का अवरोही क्रम है। पहला जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन, इसमें ध्वनि की चाल का आरोही क्रम है। तो इसमें जो है वो क्या पूछा है? आरोही क्रम पूछा है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगी इसमें नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आएगा जल और उसके बाद आएगा इस्पात, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का जो वेग होता है वो अधिकतम कहाँ होता है और किस में होता है? तो ध्वनि का जो अधिकतम वेग होता है वो धातु में होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, किसमें? लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो ठोस तथा गैस दोनों ही माध्यमों में चल सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि आर पार नहीं जा सकती। ध्वनि जो है वो आर पार किसमें नहीं जा सकती? तो ध्वनि जो है वो निर्वात में आर पार नहीं जा सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। जो म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं उनके लिए क्या है, जो हॉल की दीवारें होती हैं ना, जहाँ पे वो कॉन्सर्ट होते हैं, तो उनकी जो हॉल की जो दीवारें हैं उन्हें ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी हो जानी चाहिए। कितनी दूरी हो जानी चाहिए? कम से कम। उन दोनों के बीच में जो कम से कम दूरी है वो 16.5 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? ध्वनि का वायु में अनुमानतः कितना वेग होता है? तो ध्वनि का जो वायु में अनुमानतः वेग होता है वो 330 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 330 मीटर पर सेकंड होता है। और चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्या रीजन है उसका? चंद्रमा का जो धरातल है उस पर क्या होता है, जो दो व्यक्ति अगर है तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। रीजन क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात चंद्रमा के धरातल पर नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन दूसरे तरीके से आया है। एक अंतरिक्ष यात्री है जो अपने ही सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। क्या रीजन है उसका? ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। चंद्रमा पे क्या है, ध्वनि को प्रचारित करने का जो माध्यम है वो नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से भिन्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। सेकंड क्वेश्चन वो सॉरी सेकंड पॉइंट है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है ना। तो उपयुक्त कथनों में से सही है कौन सा? उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल दो सही है। ठीक है। अब इसमें जो है ये पराश्रव्य तरंगों के बारे में बताया गया है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो क्या होता है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। पराश्रव्य तरंगें जो है वो कपड़ों से धूल को हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। तीसरा पॉइंट है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। इनका जो उपयोग है वो बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। जो स्वचालित दरवाजे होते हैं ना उनको भी ये कंट्रोल कर सकती हैं। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इनमें जो है वो सारे ही सही हैं, है ना, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। वे ध्वनियां जिनकी जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें पराश्रव्य ध्वनियां कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सोनोग्राफी कहा जाता है ना। उस ध्वनि को क्या कहा जाता है? उसे सोनोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण होता है? जो चमगादड़ है वो क्या है, अंधेरी रातों में उड़ भी सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है? वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो क्या है, पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। उन पराध्वनि तरंगों को निकालते भी हैं और उन्हीं तरंगों के द्वारा जो उन्हें निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार वे कार्य करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यहाँ पे कथन दे रखे हैं, इन पे विचार करना है। तो पहला इसमें दे रखा है पॉइंट, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या है, अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। सेकंड पॉइंट है, ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। जो ध्वनि साउंड है उसकी जो स्पीड है वो गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ध्वनि की जो स्पीड है वो द्रव और ठोस के अकॉर्डिंग गैस में ज्यादा होती है ना। नेक्स्ट है, मैक संख्या। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो मैक संख्या है वो ध्वनि की गति को वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद चौथा है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन कथनों में से सही कौन से हैं हमें ये बताना है। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन इसमें जो दूसरा है वो गलत है कि ध्वनि की जो गति है वो गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ये वाला जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है किसका? ओजोन परत को। पराध्वनिक जेट जो होते हैं ना, इनकी जब ये उड़ते हैं तो इनकी उड़ान की वजह से जो ओजोन परत है उसे काफी नुकसान होता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कथन दे रखा है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ठीक है। अब इसका कथन दे रखा है, ध्वनि की गति परवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की गति होती है, जो स्पीड होती है वो क्या होता है, वो परवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। अब इसमें क्या है, कथन जो ए दे रखा है वो गलत है, लेकिन जो आर कारण दे रखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल का यूज क्यों किया जाता है? वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तरों को मापने के लिए। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तरों को मापने के लिए डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह है
जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके बात करने में जो कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 100 डेसिबल का रव का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल का रव यानी नॉइज मतलब कि शोर जो है वो प्रबलता स्तर संगत होगा कितना, यंत्र कारखानों के शोर से, यंत्र कारखानों के शोर से जो है उसका जो शोर होगा वो बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या है। एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो कितना है, तो वो जो है वो 45 डेसिबल होता है ना, कि अगर किसी नगर का मान के चलो जो ध्वनि प्रदूषण है वो 45 डेसिबल तक है तो वो जो नगर है वो स्वस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। मनुष्यों के लिए शोर की जो सह सीमा होती है वो करीब करीब कितनी होती है, मतलब जो मनुष्य है वो कितने डेसिबल तक का जो शोर है उनके कान उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो 85 डेसिबल तक का जो शोर है उसे मनुष्य आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या होता है, मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर होता है वो क्या होता है, वो 60 डेसिबल का होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती हैं। इसका क्या कारण है, उसे जो आवाजें 2 बार सुनाई दे रही हैं इसका कारण क्या है, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है। जो ध्वनि का वेग है वो क्या है, वो इस्पात में वायु की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है। जब सितार और बांसुरी को एक ही स्वर में बजाया जा रहा है तो उनसे जो ध्वनि का भेद उत्पन्न हो रहा है वो कैसे किया जाएगा, केवल ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी में अंतर के आधार पर, उनकी क्वालिटी में क्या अंतर है इसी बेस पे जो है उन्हें उनकी ध्वनि का भेद किया जा सकता है। नेक्स्ट है कथन दे रखा है अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण दे रखा है दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनीय स्वरग्राम कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है। और दूसरा इसमें दे रखा है स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है। स्वर सा की जो आवृत्ति है वो क्या है, 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की जो आवृत्ति होती है वो 512 हर्ट्ज होती है। उपयुक्त कथनों में से सही कौन सा है, तो इसमें जो है वो पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंफ्रारेड एक्स किरणों दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है किसमें, जिसमें रेडियो तरंगों की, किसकी होती है, रेडियो तरंगों की। उसके बाद नेक्स्ट है एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, रेडियो तरंगों का। किसका, रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह है कौन सा, तो वह क्या है, अवरक्त विकिरण। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है वह क्या है, तो वह है अवरक्त विकिरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या है, वह अवरक्त। उसके बाद नेक्स्ट है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। जब टीवी का जो स्विच है वो ऑन किया जाता है तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। दूरदर्शन का जो प्रसारण होता है उसमें क्या होता है, जो चित्र संदेशों का संचरण होता है वो कैसे होता है, तो वह आयाम मॉडुलन के द्वारा होता है। किसके, आयाम मॉडुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीक है वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, आवृत्ति का आरोपण। कौन सी, आवृत्ति आरोपण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होगी, कितनी होगी, 10 MHz, है ना, मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद कथन दे रखा है कथन ए रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। कारण इसमें दे रखा है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। रेडियो तरंगों की जो प्रकृति है वो क्या है, वो विद्युत चुंबकीय है। अब इसमें हमें सही और गलत बताना है, तो इसमें क्या है, जो ए है वो गलत है लेकिन जो आर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज के जो है हमारे जो क्वेश्चन है वो यही कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो हम यही खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा विद्युत धारा है, तो कल जो हम क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज करेंगे वो विद्युत धारा के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। बाकी का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।